Hey guys, welcome back to our channel Story Explain in Hindi and Urdu। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द आप तक मिलती रहें आपको। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सिलसिला एक जोड़े के साथ शुरू होता है जो एक प्राइवेट लुत्फ अंदोज होता है, लेकिन करीब में अचानक हादसे से इनका सुकून टूट जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड की मुमकिन ताबकारी के बारे में इंतबा के बावजूद बॉयफ्रेंड इसकी एहतियात को नज़रअंदाज करता है और सेटेलाइट अपने साथ ले जाता है। इसके फौरन बाद फौज पहुंचती है। सेटेलाइट के सिग्नल को इस मुकाम तक ट्रैक करते हुए सिर्फ इसके गायब होने का पता लगाने के लिए एक दूर दराज शहर तक ले जाती है, जहां इन्हें दर्जनों लाशों के खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ता है। एक बूढ़ा आदमी फौजी काफिले के सामने नमूदार होता है। वो इसके लिए दो सिपाही में से एक दर्दनाक मरने से पहले अजियत देने लगता है और अजीब रवैये का मुजाहिरा करता है। कुछ ही लम्हों बाद एक और सिपाही का वही अंजाम होता है। दूसरी तरफ एनएसए के डायरेक्टर पीटर को जनरल मांचिक की तरफ से एक मोहलिक बीमारी फैलने के बारे में खतर अपडेट्स मौसूल हो, जिसके नतीजे में एक सख्त रद्द अमल सामने आता है। शहर को तेजी से क्वारंटाइन कर दिया गया है। जंगल की आग के प्रोटोकॉल की पैरवी करते हुए मांचिक माहिरीन की एक टीम को जमा करता है, जिसमें डॉक्टर स्टोन, बायो इंजीनियरिंग के माहिर डॉक्टर इंजिला, एक साबिक हयातियात और स्टोन के करीबी दोस्त आर्मी मेजर विलियम, एक वायरोलॉजिस्ट जो मुतअद्दिद बीमारियों में महारत रखता है, डॉक्टर चो, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और डॉक्टर चार्लिन, एक पैथोलॉजिस्ट। इनका मिशन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इन्फेक्शन की असलियत को बेनकाब करना। वो टीम को फौरी तौर पर इस बारे में बताते हैं कि सूरत हाल कितनी संगीन है और इन्हें ये मालूम करने की ज़रूरत है कि लैब में रहकर एंड्रोमेडा नाम का वायरस कोड कहाँ से आया। ताहम मांचिक ने इनसे मालूमात का अहम हिस्सा रखा है। सेटेलाइट दरअसल स्कोप नामी प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बारे में सिर्फ वो और सिर्फ एनएसए के सदर बीटर जानते हैं। दर हकीकत अमरीकी सदर को भी इसका इल्म नहीं है। टीम मीटिंग के दौरान डॉक्टर स्टोन ने महसूस किया कि सूरत हाल में कुछ गलत है। फौज नासा के ऑपरेशन में क्यों शामिल होगी और नासा एक ऐसे सैटेलाइट को हैंडल क्यों कर रहा था जो गिरकर तबाह हो गया। मांचिक ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया था। हम नेश नामी एक मुकामी न्यूज़ रिपोर्टर को इस खुफिया ऑपरेशन के बारे में अपने ज़रिए से मालूम हुआ जो इसके लिए एक अहम कहानी हो सकती है, तो वो फ़ौरन तहकीकात शुरू कर देता है। मांचिक को नेश के मकबर के बारे में पता चलता है और कर्नल फेरिस को प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में मालूमात को मीडिया पर लीक होने से रोकने के लिए नेश पर नज़र रखने का हुक्म देता है। लेकिन डायरेक्टर बीटर एक कदम आगे है। वो नेश के मुखबिर का सुराग लगाता है और मालूमात के सामने आने से पहले इसे कत्ल करवा देता है। अब वो नेश को भी करीब से देख रहे हैं। वाइल्ड फायर टीम सेटेलाइट को बाजियाफ्त करने के लिए मुर्दा लोगों से बिखरे कस्बे में जाती है। कोई भी जिंदा नहीं है, सिर्फ लाशें पड़ी हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो इसका एहसास किए बगैर अचानक मर गए। हैरत की बात यह है कि वो एक जली हुई लाश और एक दूसरे को कटों के साथ देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वायरस न सिर्फ मारता है बल्कि लोगों को अपनी जान लेने पर भी मजबूर करता है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि मुतासरीन का खून खाक में बदल जाता है। इन्होंने वीरान शहर में एक बच्ची को जिंदा दरियाफ्त किया। सेटेलाइट और लड़की को लेकर इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो नामालूम एंड्रोमेडा वायरस से मुतासिर नहीं हुआ, जो जानवरों पर भी असर नहीं करता। इससे पहले कि सूरत हाल वबाई शक्ल इख्तियार कर ले, वो कस्बे को एटीपी बम से उड़ा देने का फैसला करते हैं। सेटेलाइट टीम और बच जाने वाले एंड्रोमेडा वायरस का मुताला करने के लिए एक आला खुफिया लैब में चेक करते हैं। लैब जदीद टेक्नोलॉजी और सख्त सफाई के तरीक़ेकार से लैस है ताकि वायरस के किसी भी लीक या फरार को रोका जा सके। डॉक्टर स्टोन लेबॉर्ट्री में हर किसी को हंगामी मंसूबे के बारे में मुतल्ला करता है। लैब के नीचे एक छोटा एटमी रिएक्टर है। अगर कोई खतरनाक इन्फेक्शन फैलता है तो इस रिएक्टर को 15 मिनट के अंदर अंदर तमाम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए चालू किया जा सकता है। इसे सिर्फ इसे सिर्फ विलियम के पास के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए बंद किया जा सकता है। इससे पहले कि ये खबर मीडिया के जरिए सदर तक पहुंचे, सेक्रेटरी को इस मालूमात को शेयर करने की ज़रूरत है। अब सदर को इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए पेडमोंट टाउन को न्यूक्लियर करने के सख्त फैसले का सामना है। ताहम ये सदर को एक मखमसे में डालता है, क्योंकि जारी इंतखाबात और गहरे समंदर में मादनियात की कान किनी के लिए साबका मंजूरी, जिस पर माहिरीन
माहौलियात और अपोजिशन की जानिब से तनकीद की गई थी। कस्बे को न्यूक्लियर टेस्टिंग के तौर पर देखा जा सकता है, जो दीगर ममालिक में इस तरह के टेस्टों के खिलाफ इनके मौक़िफ़ से मुतसादिम है। टीम एक सैटेलाइट का मुआयना करती है और इसके अंदर मौजूद एंड्रोमेडा को देखती है, जो इन्हें छूने से रोकती है, वरना वो आसानी से गिर जाएंगे। जिक्र करने के लिए एक और अहम नुक्ता ये है कि ये मवासलात या निगरानी के लिए सैटेलाइट नहीं है। इसके बजाय ये हयातियाती मवाद के लिए एक कंटेनर है। इसका मतलब ये है कि ये हादसाती तौर पर आलूदा नहीं हुआ था। मानचिक यकीनी तौर पर कुछ छुपा रहा है, लेकिन इन पर मजीद तफ्तीश के लिए वक्त का दबाव है। अपने मुआयने के दौरान इन्हें बर्तनों पर एक स्याह मादा दरियाफ्त होता है। तज्जिया करने पर इन्हें मालूम हुआ कि इसके सालमाती साख्त बिकी बाल से मिलती जुलती है। साइंसी इस्तलाहात में बिकी बाल्स पिंजरे नुमा ढांचे हैं जो 20 मुसद्दिस और कार्बन एटमों के 12 पेंटागन से बने हैं। ये सिर्फ जदीद मसनूई बायो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मौजूदा इंसानी सलाहियतों से नूरी साल आगे है। यह ये स्याह मादा शायद एक खोल की तरह अपने अंदर एंड्रोमेडा ले जा रहा था, और किसी न किसी तरह ये चीज सैटेलाइट से टकरा गई हो, जिसकी वजह से ये जमीन पर गिर गया। एंड्रोमेडा के जानवरों पर टेस्ट चलाने के बाद साइंसदानों को और भी अजीब चीजें मिली। इन्होंने दरियाफ्त किया कि जो भी एंड्रोमेडा को छूता है वो 10 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इससे भी अजीब बात यह है कि एंड्रोमेडा बायो एजेंट मुर्दा लोगों में नहीं फैलता। ये मुनफरिद बायो एजेंट इंसानी तारीख में अपनी नौइयत का पहला हर किसी को यकीन करने पर मजबूर करता है कि ये मावराए जमीन से होना चाहिए। इसमें कोई डीएनए ढांचा नहीं है जिसको इंसान जानता है और तेजी से बदलता है। यही वजह है कि इसने पहले जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, अब ये करीबी इलाकों में जानवरों के जरिए फैल रहा है। एंड्रोमेडा से मुतासिर एक शेरिफ एक कैफे में दाखिल होता है और तसादुफी तौर पर शूटिंग कर देता है, बिलाखिर अपनी जान ले लेता है। मजीद तहकीकात पर यह पता चला कि एंड्रोमेडा एक हवा से चलने वाला माइक्रो जिन्जिम है जो फेफड़ों के जरिए खून में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये खून जम जाता है, जिससे फौरी मौत वाक़या हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई खून के लोथड़े से बच जाता है तो एंड्रोमेडा कंट्रोल कर लेता है और आखिरकार इन्हें खुद तबाही की तरफ ले जाता है। सब कुछ समझने के बाद डॉक्टर स्टोन को प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में जानने की ज़रूरत है, लिहाजा वो एक लेब गार्ड की मदद से नेश तक पहुंचता है जो सिक्योरिटी फायरवॉल को नज़रअंदाज कर सकता है। नेश से इसे पता चला कि फौज ने क्वारंटाइन के इलाके को किसी नामालूम वजह से घेर लिया है, मुमकिन तौर पर कुछ अहम मंसूबा बंदी कर रही है। मजीद बरा इससे पता चला है कि मानचिक प्रोजेक्ट स्कूप में मुलविस था, जो कि बायो हथियारों से मुतल्लिक है। कोई वक्त जाया किए बगैर वो सब मिलकर मानचिक का मुकाबला करते हैं। किसी और ऑप्शन के बगैर मानचिक ने आखिरकार प्रोजेक्ट स्कूप में शामिल होने का एतराफ़ किया। इससे पता चलता है कि नासा ने कुछ साल पहले अपने निज़ाम शमसी में एक वहदियत का पता लगाया था, जिसकी वजह से वक्त और जगह में बिगाड़ पैदा हुआ था। ये वाकया एक वर्म होल की दरियाफ्त का बाइस बना, जिसके बारे में तबियात दानों का ख्याल है कि ये कहकशाओं के दरमियान सफ़र करने के लिए एक पोर्टल के तौर पर काम कर सकता है। प्रोजेक्ट स्कूप का मिशन इस रुझान की तहकीकात करना और अजनबी ज़िंदगी की शक्लों के नमूने जमा करना था। जिस सैटेलाइट वर्म होल के करीब पहुंचा तो ये अचानक बंद हो गया, जिसकी वजह से सैटेलाइट अपना कंट्रोल खो बैठा और क्रैश हो गया। इस वाक़ये ने नज़रियात को जन्म दिया जो तजवीज़ करते हैं कि ये अजनबी ज़िंदगी हो सकती है। ताहम एक पहेली है। एंड्रोमेडा बायो एजेंट को ले जाने वाले कंटेनर शेल के अलावा इसका मवाद ज़मीन पर पाया जाता है, अगरचा इसे बनाने की टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में बहुत आगे है। सदर इन मुशाहिदात के बाद मज़ीद परेशान है। वो इस बात पर बहस करते हैं कि आया इस शहर को एटमी हमला करना है या नहीं। एंड्रोमेडा के मजीद फैलने से पहले वो काम करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। डॉक्टर स्टोन सदर से मजीद मदद की दरख्वास्त करते हैं जब तक कि तजुर्बे के नतीजे में एंड्रोमेडा फैलने का तरीका मालूम ना हो जाए। लेकिन सदर का वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि इनकी हालत खराब होती जा रही है। कुछ सिपाही इस वक्त मुतासिर हो जाते हैं जब एक अकाब अपनी करीब एंड्रोमेडा से मुतासरा एक मुर्दा चूहे को रखता है। इसकी वजह से वो सभी मुतासिर होते हैं और एंड्रोमेडा बायो एजेंट के कंट्रोल में होते हैं।
وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب سے مردہ جاندار بھی انفیکشن لے سکتے ہیں۔ ایک سپاہی دوسرے پر حاوی ہو جاتا ہے، اپنے قافلے کو سیدھا اس فوجی اڈے کی طرف لے جاتا ہے اور خودکش حملہ کرتا ہے۔ نیش اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے اس واقعے کو کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ فوجیوں کے ہاتھوں قید ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہوائی جہاز ایٹمی بم گرانے کے لیے اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے انہیں اینڈرومیڈا وائرس کی جانچ کرنے میں ایک پیش رفت ملتی ہے اور یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ الٹرا وائلٹ روشنی پر پروان چڑھتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں 100% اضافہ اس کی نشو و نما کو اور بھی تیز کرتا ہے، یعنی یہ جوہری تابکاری سے ہلاک نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گا۔ ڈاکٹر اسٹون نے فوری طور پر صدر سے رابطہ کیا۔ پائلٹ بم گرانے ہی والا تھا کہ جب صدر وقت پر حملہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہوائی جہاز واپس آتا ہے، پائلٹ اچانک کنٹرول کھو دیتا ہے، سانس لینا بند کر دیتا ہے اور جوہری میسائل خود بخود غیر مسلح ہو جاتا ہے۔ پائلٹ اس سے باہر نکلنے کی شدت سے کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ بھی کام نہیں کرتا اور طیارہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میزائل الگ ہو جاتا ہے۔ ایک جوہری میزائل گر کر تباہ ہو گیا اور پیڈ ماؤنٹ شہر کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کا اثر بہت دور سے محسوس کیا گیا۔ وائلڈ فائر ٹیم اور صدر یقین سے باہر حیران رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پائلٹ کی فوٹیج اور طیارے کے ٹوٹنے کے طریقے کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے پیچھے اینڈرومیڈا کا ہاتھ تھا۔ یہ دوبارہ تبدیل ہو گیا تھا اور نیا لان جیسے سخت مواد کو استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ ٹیم یہ دیکھ کر حیران تھی کہ یہ پیڈ ماؤنٹ شہر سے کتنی دور تک پھیلی تھی۔ جب انہیں ایک مرے ہوئے چوہے کی وجہ سے فوجی خودکش حملے کے بارے میں معلوم ہوا تو شارلین نے ایک جلی ہوئی لاش کو یاد کیا جو انہوں نے قصبے کے معائنے کے دوران دیکھی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اینڈرومیڈا میوٹیشن کے ذریعے تیار ہوا ہے اور کاربن دھوئیں کے ذریعے پھیلتا ہے، جس نے جانوروں کو متاثر کیا۔ پریشان کن خبر یہ تھی کہ ایٹمی دھماکے نے اینڈرومیڈا کو مزید تیزی سے پھیلا دیا۔ ہر جگہ ہزاروں مردہ جانوروں کی لاشیں ملیں۔ انفیکشن کو متاثرہ اور بے قابو جانوروں کے ذریعے پھیلنے سے روکنے کے لیے فوج کو کیمیکل سے اڑتے پرندوں کو مارنا پڑا۔ اس دوران نیش اس واقعے کی ویڈیو اپنے باس کو بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب نیش کو بعد میں گرفتار کیا گیا تو اس کے باس نے صدر کے سیکریٹری کو اس ویڈیو کا استعمال کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے متنبع کیا کہ اگر نیش کو جانے نہیں دیا گیا تو وہ ویڈیو کو پبلک کر کے صورتحال کو بے نقاب کر دیں گے۔ تاہم اس سے پہلے کہ باس اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناتا، سیکریٹری بے خوف ہو گیا اور کرنل فیرس کو حکم دیا کہ نیش سے فوراً جان چھڑائی جائے۔ وقت ضائع کیے بغیر کرنل فیرس نے نیش کو دہشت گردی کا الزام لگایا، اسے ایک پر اسرار بیگ کا ذکر کیا اور اسے اپنے ساتھ ایک عجیب جگہ پر لے گئے، لیکن نیش ایک رپورٹر ہونے کے ناطے جلد ہی احساس ہوا کہ کچھ بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قریبی آگ بجھانے والا آلہ ڈھیلا کر دیا، جس سے پائلٹ کچھ دیکھنے سے محروم ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہو گیا۔ نیش سے فرار ہونے کی کوشش میں سپاہی اسے گولی مارنے والا ہی تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں مارا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیش کو مارنے کے لیے بم تھیلے میں رکھا گیا تھا۔ سہولت میں وہ اس بات پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اینڈرومیڈا کیسے حملہ کرتا ہے۔ وہ جلدی سے پتہ لگاتے ہیں کہ جب اینڈرومیڈا شکار کے خون کو جما نہیں سکتا تو یہ شکار کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے اور نکسیر کا سبب بنتا ہے۔ اس سے متاثرہ شخص پر تشدد رویہ اختیار کرتا ہے اور بالآخر ان کی موت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ شیرف متاثر ہونے کے باوجود کیفے تک کیسے پہنچا؟ پہلے پر تشدد کیوں نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ بچے اور بوڑھے آدمی اینڈرومیڈا سے متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ شیریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو پڑھنے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ متاثرہ کو شوگر کی وجہ سے تیزابیت تھی۔ بوڑھا آدمی باقاعدگی سے اسپرین لیتا تھا کیونکہ وہ شرابی تھا اور بچہ بھی پیٹ میں درد کا سامنا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان تینوں صورتوں میں عام عنصر ان کی تیزابیت والی جسمانی نوعیت تھی، جس نے انہیں اینڈرومیڈا کے خلاف مدافعتی بنایا۔ اینڈرومیڈا عام طور پر انسانوں میں عام طور پر ایک مخصوص تیزابیت کی حد میں موجود ہو سکتا ہے، لیکن ان تینوں افراد میں اس وقت انتہائی تیزابی نظام موجود تھا جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ جب شیرف کی تیزابیت کم ہوئی تو وہ اینڈرومیڈا کا شکار ہو گیا، تاہم وہ انسان کی تیزابی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ طویل نمائش مہلک ہو سکتی ہے۔ الیکٹران کی سطح کی اسکیننگ پر
انہوں نے پایا کہ اینڈرومیڈا کوئی ایک جاندار نہیں ہے بلکہ ایک بڑا ہے جو کئی حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ ہر ایک اپنے فرق کے باوجود آزادانہ طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں، ان کے اعضاء کے معاملے میں ایک بار پھر ڈاکٹر اسٹون نے ٹیسٹوں کا وہی سلسلہ کیا اور آخرکار ایک پیش رفت کی۔ وہ اینڈرومیڈا سیلز کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس سے اسے خوشی ہوئی، تاہم اس کی خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ جب اس نے اینڈرومیڈا سیلز کے دوسرے بیج پر تجربہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اسے مکمل طور پر حیران کر دیا، یہ سوچ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مزید تفتیش پر انہوں نے دریافت کیا کہ اینڈرومیڈا سیلز نہ صرف اپنے ماحول کے مطابق ڈھال سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے سوال پیدا ہوا، الگ ہونے کے باوجود وہ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ سمجھ کر چارلین مزید چوکنا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اینڈرومیڈا سیلز انسانوں کی طرح ذہین مخلوق ہیں، وہ ان کا اپنا شعور ہے۔ لہٰذا اینڈرومیڈا خلیات نے اپنے دوسرے خلیات کو اپنانے کے لیے بات چیت کی تاکہ وہ ہر ممکن طریقے سے ہر لوگوں کو مار سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں صرف انسان متاثر ہوئے، لیکن پھر جانور متاثر ہوئے، پھر نائلان پر مبنی مواد اور آخر میں پرندے متاثر ہوئے۔ اب اینڈرومیڈا کا پتہ چلا ہے کہ وہ دریاؤں کے قریب ہوا کے دھاروں کے ذریعے پھیلتا ہے جو سیدھا لاس اینجلس کی طرف جاتا ہے۔ اینڈرومیڈا سب کچھ کر رہا ہے تاکہ یہ تیزی سے پھیل سکے۔ اس سے پہلے کہ اینڈرومیڈا ہر جگہ پھیل جائے، صدر نے فوری طور پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بند کرنے کو کہا۔ چارلین نے اپنے خاندان کو دور جانے کی تنبیہ بھی کی۔ دوسری طرف نیش ایک ویران علاقے میں پھنس گیا ہے، بھوک اور پیاس کا سامنا ہے۔ خوش قسمتی سے اسے سواری مل جاتی ہے، لیکن کرنل فیرس کو پتہ چلتا ہے کہ نیش زندہ ہے اور اسے دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیتا ہے۔ پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے کانکنی پر تنازع ہوا، جس کی صدر نے فوری منظوری دے دی۔ ماہرین ماحولیات نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ اس جہاز کو اڑا دیں گے جہاں کانکنی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پھر چو حیران رہ گیا جب اسے سیاہ رنگ کے کنٹینر پر اینڈرومیڈا پکڑے ہوئے پیٹرن کا پتہ چلا۔ اسے جلدی سے احساس ہو جاتا ہے کہ کنٹینر کے اندر ایک پوشیدہ پیغام ہے، کیونکہ پیٹرن دراصل ایک کمپیوٹر کوڈ ہے۔ کمپیوٹر کوڈ کو سمجھنے کے بعد انہوں نے چند حصوں کا ایک نمبر دریافت کیا جس کا فکرہ بیس لیس انفرنس اور ایک نامعلوم علامت۔ ڈاکٹر اسٹون کو احساس ہوا کہ چونکہ یہ پیغام انسانی کمپیوٹر کوڈ میں انکوڈ کیا گیا تھا اور چونکہ اینڈرومیڈا وقت اور جگہ کو جوڑنے والے ورم ہول کے ذریعے آیا تھا، یہ مستقبل میں انسانوں کی طرف سے پیغام ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ پیغام اتفاق سے سیٹلائٹ سے ٹکرا گیا اور کریش ہوتے ہی شہر میں پھیل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے لوگ انہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں متنبع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جو ان کے زمانے میں ابھی موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ نمبر اور علامت کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بیسلس انفنس ایک انتہائی نایاب بیکٹیریا ہے جو صرف سمندر کی گہرائی میں تھرمل وینٹوں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کسی ایک جگہ پر چارلین یاد کرتی ہے کہ اس بیکٹیریا کی ساخت منفرد ہے، صرف سلفر پر زندہ رہتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیکٹیریا کی تیزابی نوعیت اینڈرومیڈا وائرس کو تباہ کر سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بیکٹیریا کی تیزابیت انسانیوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ جس حتمی نتیجے پر پہنچے وہ یہ تھا کہ شاید مستقبل کے لوگ انہیں روکنا چاہتے تھے۔ صدر، جس نے کانکنی کی صنعت کو اسی جگہ کام کرنے کی منظوری دی جہاں بیکٹیریا پایا گیا تھا، ممکن ہے کہ بیکٹیریا کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہو۔ اگر مستقبل میں کانکنی شروع ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا ناپید ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس اینڈرومیڈا کے خلاف لڑنے کا کوئی ذریعہ نہیں بچے گا۔ اس کا احساس ہونے پر انہوں نے فوری طور پر صدر سے درخواست کی کہ وہ اپنے نظریے کا جائزہ لینے کے لیے وہی بیکٹیریا کا نمونہ فراہم کریں۔ ابتدائی طور پر صدر کو ان کے ٹائم ٹریول تھیوری پر یقین نہیں آیا، لیکن ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب اینڈرومیڈا کے زیر کنٹرول عقابوں کے ایک بڑے گروہ نے وہاں تعینات فوجیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اس سے بڑھ کر کرنل فیرس نے ناسا کے حکم کے ساتھ صدر کے علم کے بغیر نامعلوم وجوہات کی بنا پر شہر چھوڑنے سے پہلے چارلین کے خاندان کو خفیہ طور پر حراست میں لے لیا۔ دوسری طرف بیکٹیریا کے نمونے کی جانچ کرنے کے بعد ان کا نظریہ درست ثابت ہوا، کیونکہ بیکٹیریا نے آسانی سے اینڈرومیڈا کو تباہ کر دیا۔ فوراً اینٹی ڈوٹ کی بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایک نیا مسئلہ ہے۔ اینڈرومیڈا وائرس ایک بار پھر تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے آبی حیات کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور ممکنہ طور پر قریبی شہر میں گھنٹوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ دوسری طرف
डॉक्टर स्टोन पायलट की फुटेज का मजीद बारीक बीनी से जायजा लेने पर एक अहम दरियाफ्त करता है। इसे एहसास है कि इन्होंने एंड्रोमेडा को कम समझा। ये इंसानों की तरह सोचने और बातचीत करने के काबिल है। जब पायलट आलूदा जोन में बम गिराने से हिचकिचाता था तो लेबोरेटरी में मौजूद एंड्रोमेडा वायरस सेल ने दूसरे सेल को पहले से आगाह कर दिया था। नतीजतन वायरस के खलियात ने पायलट पर हमला किया, जिसके नतीजे में जौहरी बम फट गया। जौहरी तापकारी की मदद से एंड्रोमेडा के तेजी से फैलाव में सहूलत फराहम की गई। इस के जवाब में शार्लेट ने लेब में मौजूद तमाम नमूनों को फौरी तौर पर तबाह करना शुरू कर दिया, ताकि एंड्रोमेडा सेल्स को दूसरे सेल्स को इस इलाज के बारे में बताने से रोका जाए जो वो तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नल फेरिस के सिपाही नेश का सुराग लगाने और इसे कत्ल करने की कोशिश करते हैं। सिपाही जल्द ही एंड्रोमेडा से मुतासिर हो जाता है, जबकि नेश एन वक्त पर फरार होने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जनरल मांचेक की क़यादत में एक टीम एंड्रोमेडा के खिलाफ लड़ने के लिए तरियाक की पहली खेप तैयार कर लेती है। वो अपनी टीम के साथ मुतासिर जगह पर स्प्रे करते हैं ताकि एंड्रोमेडा इलाज दरियाफ्त करने के बाद लेब पर हमला करता है। ब्रिज सेंसर तबाह हो गया है, जो खुदकार लॉकडाउन और खुद को तबाह करने के सिलसिले को मुतहरिक करता है। घबराहट में चो गलती से खुद को तब खुद को तबाह करने वाले पैनल को नुकसान पहुंचाता है। अगर वो इसे नहीं रोक सकते तो एंड्रोमेडा तापकारी की वजह से तेजी से फैलेगा। दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से एंड्रोमेडा सेल आहिस्ता आहिस्ता चार्लियन की हिफाजती सूट में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि वो अब तक गैर महफूज है। इस संगीन सूरत हाल में वो एक बड़े राज से पर्दा उठाती है। एनएसए ने मुस्तकबिल के लिए एंड्रोमेडा के एक नमूने की हिफाजत के लिए इसके खानदान को अगवा किया, इनकी हिफाजत के लिए इसे ब्लैकमेल किया। वो एंड्रोमेडा सेल्स के आखिरी नमूने के साथ पहले ही रवाना हो चुके हैं। हर चीज के बावजूद अब इनकी तरजीह लेब को खुद को तबाह करने से रोकना है। अब कंट्रोल पैनल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, जो ऊपर है। स्टोन और विलियम एग्जॉस्ट वेंट के जरिए ऊपर जाते हैं, लेकिन जब विलियम की गिरफ्त कमजोर होती है तो वो फिसलने लगता है, ये जानते हुए कि वो तापकार पानी में गिरने वाला है। इसने मरने से पहले अपने पास की डॉक्टर स्टोन को दे दी। जब जो इनके साथ शामिल होता है, इसे एहसास होता है कि इन्हें खुद तबाही को रोकने के लिए विलियम के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है। लिहाजा खतरे के बावजूद वो तापकार पानी में छलांग लगाता है, विलियम की उंगली काट कर डॉक्टर स्टोन को देता है। चाओ ने अपने आप को मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। पत्थर के पास मातम करने का वक्त नहीं होता। वो ऊपरी सतह पर पहुंचता है और खुद तबाही को गैर फाल करता है, एक आफत को रोकता है और शार्लेन को बचाता है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया हर जगह एंड्रोमेडा की मौजूदगी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। नेश एक फौजी को जानलेवा जाल में फंसाकर फरार हो जाता है। आखिरकार इसे भी बचा लिया जाता है, लेकिन फिल्म में अभी भी एक क्लाइमेक्स बाकी है। कुछ दिनों बाद वाइल्ड फायर टीम पर अपने दोस्तों के जनाजे में शिरकत के बाद स्टोन मीडिया को बताता है कि क्या हुआ। ढीले सरों को तेजी से समेटने और आखिरी नमूने का राज रखने के लिए पीटर ने खुफिया तौर पर जनरल मांचेक और कर्नल फेरिस को मार डाला। अब नामालूम वक्त के बाद हुकूमत और आला ओहदेदार इस वायरस का आखिरी नमूना जमीन के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट पर भेजकर छुपाते हैं। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि कंटेनर पर मौजूद नंबर और अलामतें मुस्तकबिल से भेजे गए इनक्रेडिट पैगाम में मौजूद नंबरों से मिलती हैं। इस बात की निशानदेही करती है कि मौजूदा वायरस असल में इसी नमूने से आया है। हो सकता है कि वायरस एक वर्म होल के खुलने के बाद वक्त के साथ गुजरा हो, वक्त पर वापस जाकर तबाही का बाइस बने। जो कुछ भी हुआ, इसके लिए इंसान ही कसूरवार है और मुस्तकबिल के लोग इन्हें मुतनब्बे करने की कोशिश कर रहे थे। वो वही गलती ना दोहराएं। बस बदकिस्मती से वो नहीं समझे। और एक ला इम्तनाही लामहदूद टाइम लूप है, जहां वायरस वक्त के साथ वापस जाता रहता है, हर बार जमीन पर तबाही फैलाता है। वायरस असल में हाल के एक सैटेलाइट से आया है, जो मुस्तकबिल के लोगों के जरिए भेजा गया था। हम इन मुस्तकबिल के लोगों ने माजी के लोगों से नमूना हासिल किया, जिन्होंने आखिरी नमूना खुला में छुपा रखा था। इससे टाइम ट्रेवल का तजाद पैदा होता है, जहां कोई भी ये नहीं जान सकता कि वायरस की इब्तदा कहाँ से हुई। कहानी इस हैरान कुन मोड़ के साथ खत्म हो जाती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।